हमेशा की तरह स्टूडेंट मैं कुछ जरूरी बातें जो बताता हूँ जो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है तो उसको नोट भी करते चलिएगा, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी ही रहती है। तो स्टूडेंट कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ लिमिट क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ लिमिट को किसने दिया, सॉरी, तो इसको थियरी ऑफ सोशल चेंज यानी सामाजिक परिवर्तन की थियरी को प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी जो थियरी ऑफ सोशल चेंज है उसी को प्रिंसिपल ऑफ लिमिट भी कहते हैं, जिसे सीमाओं का सिद्धांत कहते हैं, जिसको पार्सन्स ने दिया हुआ है, ठीक है। इसका उनका पूरा नाम हो जाएगा पार्सन्स, ठीक है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा राइट, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कौन सी प्रक्रिया भारत में संरचना के परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, यानी कौन सा प्रोसेस है जो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर इन इंडिया को दिखाता है। तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को मॉडर्नाइजेशन, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, जिसको आप हिंदी में आधुनिकरण कहते हैं, यानी संरचना के परिवर्तन की प्रक्रिया को आधुनिकरण ही प्रदर्शित करता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बात करें तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ता हुआ प्रौद्योगिक विकास सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान से संबंधित है, यानी ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू विच पैटर्न ऑफ सोशल चेंज। स्टूडेंट इसकी बात करें, जब सोशल चेंज होता है ना तो परिवर्तन हमेशा नीचे से मतलब आगे की तरफ होता है, तो रेखी एक लीनियर होता है, घूम घूम के नहीं होता है, साइक्लिक नहीं होता है कि जहां से चलते हैं फिर परिवर्तन वहीं आ जाता है, नहीं, तो हमेशा ये क्या होता है, लीनियर होता है, रेखीय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा लीनियर, ओके। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कौन सा तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है। अब देखिए सामाजिक परिवर्तन का स्रोत की बात करें तो जरा ऑप्शंस को देखते हैं कि मतलब कह रहा है कि कौन से फैक्ट सोर्स ऑफ सोशल चेंज नहीं है। तो कह रहा है ट्रेडिशन यानी परंपरा, दूसरा कह रहा है एजुकेशन यानी शिक्षा, तीसरा कह रहा है मोरल रूल्स, और चौथा कह रहा है मोरल रूल्स यानी नैतिक नियम, और चौथा कह रहा है लॉज यानी कानून। तो बात करें स्टूडेंट कि शिक्षा से भी सामाजिक परिवर्तन आता है, नियम किसी भी तरह का वो ले आता है चेंज, और कानून तो है ही परिवर्तन के लिए कि आज जो अपराध नहीं है, जैसे साइबर अपराध, पहले अपराध नहीं था क्योंकि इतना विकास नहीं हुआ था, लेकिन अब साइबर अपराध है कि जिसमें आपको ऑनलाइन ठगी वगी करते हैं, लेकिन परंपराएं जो है वो सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कि परंपरा जो है वो सामाजिक परिवर्तन, जो ट्रेडिशन है वो सोशल चेंज के कॉजेस नहीं है, या एक उसमें से कॉज नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न कह रहा है कि व्हाट इज इम्बैलेंस बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर इज कॉल्ड। तो जो कह रहा है कि भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला संतुलन क्या कहता है। तो ऑकबर्न के अनुसार, यानी जो ऑकबर्न ने इसको क्या कहा था, तो ऑकबर्न ने कहा कि जो भौतिक और अभौतिक संस्कृति के बीच पैदा होने वाला संतुलन क्या कहलाता है, कल्चरल लैग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सांस्कृतिक विलंबना, ठीक है, कल्चरल लैग, ओके। ग्रुप या डिफरेंस जो होता है वो क्या कहता है, इम्बैलेंस बिटवीन, या इसको कहता है डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, यानी भौतिक और अभौतिक के बीच क्या अंतर है और संतुलन क्या है, तो वो कल्चरल लैग होता है, ठीक है। और ये सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत भी किसका है, ऑकबर्न का, इसको आप ध्यान में देके चलिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडर्नाइजेशन इन इंडियन ट्रेडिशन बुक किसकी है, यानी इसके लेखक कौन है। तो देखिए योगेंद्र सिंह की ये बुक है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन देखिए अंग्रेजी में ही नाम दिया है, कई बार हिंदी नाम स्टूडेंट आप याद करना चाहते हो, लेकिन इस बुक का टाइटल ही है, और जिसका इंग्लिश टू इंग्लिश ही नाम दे दिया है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। योगेंद्र सिंह ने, इन्होंने 3 आधुनिकरण के, देखिए अब नोट करिएगा कि पूछ देगा, तो योगेंद्र सिंह ने आधुनिकरण के 3 आयाम बताए, तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल, आर्थिक, इकोनॉमिकल एंड राजनैतिक यानी पॉलिटिकल। ये आधुनिकरण 3 तरीके से होता है, टेक्नोलॉजिकल रूप में, इकोनॉमिकल रूप में, और तीसरा होता है पॉलिटिकल रूप में, ठीक है। तो ये बात है इस बुक में, ठीक है। ये सारी बातों को योगेंद्र सिंह ने इस बुक में हाईलाइट किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विद्वान ने सांस्कृतिक विलंबना, ये तो क्वेश्चन पहले ही मैंने बताया कि सांस्कृतिक विलंबना जो है जिसको कल्चरल लैग कहते हैं वो किसकी थियरी, ऑकबर्न की है। ये थियरी के बारे में ही इन्होंने अपने दिया था, तो ये राइट आंसर आपका ऑकबर्न हो जाएगा, ठीक है। ऑकबर्न ने दिया था। ऑकबर्न के नाम की बात करें स्टूडेंट तो इनका पूरा नाम था विलियम .F ऑकबर्न, विलियम F ऑकबर्न इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ऑकबर्न को अच्छे से देखिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब इंपॉर्टेंट रहेंगी ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं है। तो कौन सी दशा सामाजिक प्रगति की अवधारणा से संबंधित नहीं, स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं, तो इससे तो समाज में चेंज होगा ना, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल प्रोग्रेस की बात जब हम करते हैं सामाजिक प्रगति की, तो कह रहा है स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, कह रहा है जीवन स्तर में सुधार ये भी चाहिए, तकनीकी शिक्षा का विस्तार हो ये भी चाहिए। तो बच के रहता है मिनिमम पॉपुलेशन यानी न्यूनतम जनसंख्या। सामाजिक प्रगति की अवधारणा से यह संबंधित नहीं है, मिनिमम पॉपुलेशन संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन का एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है, यानी हु इज ऑथर ऑफ एशियन ड्रामा। तो एशियन ड्रामा की बात करें तो स्टूडेंट जो एशियन ड्रामा है ये बुक है गुरनार मिडल की, गुरनार मिडल की जो बुक है ये, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आप कुछ और बातें इनके बारे में नोट कर लीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। और एशियन ड्रामा के बाद एक है एन इंक्वायरी टू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, ठीक है।
इस जो पूरी बात करें तो ये एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी टू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, यानी पॉवर्टी, गरीबी, राष्ट्र की गरीबी के प्रति एक इंक्वायरी मतलब होता है परीक्षण, ठीक है। तो राष्ट्र की गरीबी का एक क्या है, परीक्षण। दूसरा इनका एक और महत्वपूर्ण किताब की बात करें स्टूडेंट, तो दूसरी इनकी महत्वपूर्ण किताब रहती है एशियन ड्रामा का पूरा नाम, बस एशियन ड्रामा शॉर्ट नाम है, पूरा नाम ही है इनका एशियन ड्रामा कोलन एन इंक्वायरी टू द पॉवर्टी ऑफ नेशन। दूसरी बात करें गुनार मिडल की, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी। तो ये पॉवर्टी यानी गरीबी के ऊपर ये मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि गुनार मिडल का जो किस विषय में को उठाते हैं, तो ये इकोनॉमिक को नहीं उठाते हैं, पॉलिटिकल व्यवस्था को नहीं उठाते हैं, ये पॉवर्टी यानी गरीबी को हाईलाइट करते हैं, गरीबी के से जुड़ी हुई समस्याएं, उनके कारण, इन सबों की बात ये अपनी किताबों में करते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला करें निम्न जातियों द्वारा किस जाति को अपना मॉडल मानकर उसके व्यवहार के प्रतिमानों का अनुकरण किया जाता है, यानी करें जो छोटी जातियां, निम्न जातियां जो हैं वो किसको अपना आदर्श मानकर उनका अनुकरण करती हैं या उनको फॉलो करती हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, तो वो हमेशा किसको फॉलो करती हैं स्टूडेंट, तो ये हमेशा जानेगा डोमिनेट कास्ट को, यानी प्रभु जाति। ब्राह्मण जाति तो आपको भ्रमित करने के लिए दिया है, द्विज जाति, उच्च जाति तो कहा है, लेकिन इसको प्रभु मतलब जो पावरफुल जाति जिस समय होती है, तो छोटी जातियां हमेशा उस जाति को ही क्या करती हैं, उसका अनुकरण करती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय में जाति गतिशीलता की माप की जाती है, यानी जो कह रहा है कि कास्ट मोबिलिटी को कैसे नापा जाता है, तो कास्ट मोबिलिटी को हमेशा संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो संस्कृतिकरण के थ्रू नापा जाता है। चलिए ठीक है, आशा कर रहा हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आपको साथ में बताना चाहूंगा कि आपके मिड टर्म के पेपर अब नहीं हो रहे हैं, तो आपको 40 की जगह 50 एमसीक्यू पेपर में आएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से चीजों को तैयार करके, जो पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूं, जो राइटर से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहा है, उसके आसपास सब चीजों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू मार्क्स बेसिस फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। अब मार्क्स के बारे में तो आपको पता ही है कि मार्क्स हमेशा क्लास कॉन्फ्लिक्ट को हाईलाइट करते हैं। क्लास कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, यानी एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग है, तो इसके संघर्ष का, कैसे गरीब, निम्न वर्ग क्यों गरीब है, प्रभु जो ये अपर क्लास है वो कैसे डोमिनेट कर रहा है, ये सारी बातें मार्क्स अपनी किताब में करते हैं। तो मार्क्स के साथ सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, जिसको वर्ग संघर्ष भी कहते हैं हिंदी में। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकास के लिए कौन सी दशा आवश्यक है, यानी कह रहा है कि डेवलपमेंट के लिए कौन सा कंडीशन जरूरी है, तो कह रहा है नियोजन यानी प्लानिंग। दूसरा कह रहा है अभौतिक संस्कृति का विकास एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर। तीसरा कह रहा है डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए ध्यान से देखिए, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम, न्यूनतम जनसंख्या, तो न्यूनतम जनसंख्या तो बिल्कुल नहीं, डेवलपमेंट, न्यूनतम जनसंख्या डेवलपमेंट के लिए नहीं जरूरी है। अब फिर भी यहाँ पे बात करें तो लोकतंत्र की व्यवस्था, बहुत सारे देशों में भी विकास हो रहा है जहाँ लोकतंत्र नहीं भी है, जैसे चाइना को आप देख लीजिए, तो विकास के लिए तो लोकतंत्र भी कट गया, अपने दिमाग का आप थोड़ा सा यूज करो। फिर कर रहा है नॉन मटेरियल कल्चर, यहाँ तो ये सही नहीं है, यानी जो अभौतिक संस्कृति का विकास। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है स्टूडेंट, प्लानिंग, जिसको आप नियोजन कहते हैं, ठीक है, प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित विचारक कौन है, यानी साइक्लिक मॉडल की बात कर रहा है, साइक्लिक थियरी ऑफ सोशल चेंज कौन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट आपको याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट भी करेगा। ये स्पेंगलर और सरोकिन का साइक्लिक थियरी ऑफ सोशल चेंज है। डेवलपमेंट में तो लीनियर होता ही है, तो आपको पता ही है, लेकिन सोशल चेंज का कह रहा है तो साइक्लिक, तो यहाँ पे स्पेंगलर और सरोकिन ने साइक्लिक थियरी ऑफ सोशल चेंज को दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आपको समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा कि उद विकास कुछ तथ्यों का एकीकरण है, यानी इवैल्यूएशन इज इंटीग्रेशन ऑफ मैटर तथा उससे समुचित वह गति है, यानी उद विकास कुछ तथ्यों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कुछ तथ्य अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित भिन्नता में बदल जाता है। तो देखिए उद्विकास के कुछ तो एकीकरण तथा उससे संबंधित गति की बात जब कर रहा है, तो यहाँ पे ये कथन किसका दिया है, हर्बर्ट स्पेंसर ने ही जो ये कहा था। जब यहाँ ही से पता चला है कि इवैल्यूएशन इज इंटीग्रेशन ऑफ मैटर एंड डिसिपेशन ऑफ मोशन ड्यूरिंग द मैटर पासेस फ्रॉम इनडिफिनिट इनकोहेरेंट होमोजेनिटी टू अ डिफरेंट कोहेरेंट हेट्रोजेनिटी, यानी होमोजेनिटी से हेट्रोजेनिटी की तरफ। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर ही इसको हाईलाइट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के अनुसार इच्छित दिशा में होता है उसे क्या कहा जाता है, यानी जो चेंज डिजायर, जो कोई भी सोशल चेंज जो डिजायर डायरेक्शन में होता है वो क्या कहलाता है। तो जब कोई चेंज किसी एक निश्चित दिशा में होता है तो वो प्रगति होती है, वो जो है ना वो क्या होता है, प्रोग्रेस कहलाता है, ठीक है। और डेवलपमेंट मतलब विकास होता है। तो प्रगति एक निश्चित दिशा में होती है, मतलब बढ़ना। अब विकास तो ओवरऑल जो एक संपूर्ण आउटलुक होता है वो होता है विकास। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यह निष्कर्ष किसने दिया कि प्रौद्योगिक तथा
प्रौद्योगिक अथवा उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है। यानी कि कौन कहा था कि फंडामेंटल कॉज ऑफ सोशल चेंज इज द चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन मोड प्रोडक्शन। ठीक है, तो मार्क्स ही देखिए क्लास कॉन्फ्लिक्ट प्रोडक्शन, इस सारे बातों को मार्क्स अपनी बातों में हाईलाइट करता है। उसने ही कहा था कि प्रौद्योगिकी होती है जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन तरीके होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है। जितना प्रौद्योगिकी विकास होगा उतना ज्यादा समाज में परिवर्तन होगा, ये मार्क्स का स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जैविक विकास की अवधारणा से संबंधित है, यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से कौन जुड़ा हुआ है। तो देखिए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, अब नाम पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। एल मॉर्गन, ये सब सोशोलॉजिकल है, स्पेंसर दुर्खिम, लेकिन बायोलॉजिकल की पूछ रहा है तो बायोलॉजिकल चार्ल्स डार्विन ने तो ही दिया था सिद्धांत, जिसको थियरी ऑफ स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स डार्विन ने ही थियरी ऑफ स्पीसीज दिया था, जो एक बायोलॉजिकल है, जिसने इसने कहा था कि इंसान अगर परिस्थितियों के हिसाब से ढलेगा नहीं, या जो जीव परिस्थितियों के हिसाब से ढलेगा नहीं, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जैसे डायनासोर पहले कभी हुआ करते थे, अब नहीं है, क्योंकि वो परिस्थितियों के हिसाब से नहीं ढल पाए। लेकिन एक मच्छर है, वो परिस्थितियों के हिसाब से ढलता रहा, तो उस काल में भी था, इस काल में भी है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये होता है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, और जिससे चार्ल्स डार्विन मतलब चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने थियरी ऑफ स्पीसीज दिया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में किस मूल्य से संबंधित है। तो देखिए पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन किससे संबंधित है, ह्यूमनिज्म की बात कर रहा है, मानवतावाद। दूसरा कर रहा है रेशनलिज्म यानी बुद्धिवाद। तो देखिए पश्चिमीकरण का प्रक्रिया मानवतावाद और बुद्धिवाद दोनों से है, तो ऑप्शन सी हमारे पास है जिसमें दोनों को बात किया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है, यानी कौन सा इसमें से कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया कह रहा है कि इसमें से उसका स्रोत नहीं है, यानी किसकी कि कौन सा सोशल चेंज की का स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है। तो बात करें सोशल चेंज, ये क्वेश्चन तो स्टूडेंट रिपीटेड है, पहले भी रिपीट अभी हमने देखा था कि आया था। तो परंपरा से परिवर्तन नहीं होता है, शिक्षा, नैतिक नियम और कानून से परिवर्तन होता है, ये बात मैंने बताई थी। स्टूडेंट साथ ही साथ इस पेपर में 4-5 क्वेश्चन ऐसे ना जो रिपीटेड आ गए, तो आपको थोड़ी अच्छी तैयारी रख के जानी है। ठीक है, पता ये एग्जामिनर ने जानबूझ के नहीं कहूंगा, गलती से ऐसा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रौद्योगिकी यानी जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में निम्न में से किस वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, यानी इवोल्यूशन हुआ, कौन सा क्लास इमर्ज होके यानी उभर कर सामने आया। तो देखिए जब औद्योगिक का विकास हुआ ना, तो पूंजीपति वर्ग, क्योंकि पूंजीपति जिनके पास पूंजी था वही तो मशीनें, उद्योग धंधे ज्यादा करते, और पैसे से पूंजीपति वर्ग क्या हो गया, जो राजा महाराजा या जो धनी लोग होते थे, जो मतलब खानदानी धनी होते थे, उनको पीछे छोड़ के आगे जाने लगा। और अमेरिका क्या है, एक कैपिटलिस्ट देश है। कैपिटलिस्ट देश मतलब अब जहाँ आपकी पूंजीपति मतलब पूंजी बिजनेस करने की बहुत ज्यादा छूट है। ठीक है, तो ये कैपिटलिस्ट क्लास का इमरजेंस हुआ, जो हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, दोनों में, टेक्नोलॉजिकल में भी और इंडस्ट्रियल में भी कैपिटलिस्ट क्लास यानी पूंजीपति वर्ग का प्रौद्योगिक विकास की वजह से जन्म हुआ, और ये आगे आ गए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, अगला क्वेश्चन यही है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी दूसरे संस्कृति के संपर्क में आने के कारण कोई संस्कृति समुदाय अपनी मौलिक संस्कृति से वंचित हो जाता है। यानी कि जब एक कोई पर्टिकुलर कल्चर कम्युनिटी दूसरे के संपर्क में आती है, तो वो अपना मौलिक संस्कृति से वंचित हो जाती है, वो क्या कहलाता है। तो उसको देखिए पर संस्कृति ग्रहण, यानी जब व्यक्ति दूसरे संस्कृति से ग्रहण करने लगता है चीजों को, जो एक्युल्ट्रेशन होता है, तो पर संस्कृति ग्रहण ये हो जाता है जब व्यक्ति अपने मूल संस्कृति से ना करके, मौलिक संस्कृति से ना कुछ ग्रहण करके दूसरे संस्कृति से चीजों को ग्रहण करने लगता है, यानी अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं छोड़ देता है, या उससे पीछे वो भूल जाता है। ठीक है, दूसरे संस्कृतियों का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा पड़ने लगता है। कह रहा है भारत में पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव निम्न में से किस सांस्कृतिक कारक से संबंधित है। तो कह रहा है इंक्रीजिंग इंपैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन की बात कर रहा है कि पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव किसके कारण। तो कह रहा है सांस्कृतिक द्वैधता, सांस्कृतिक संघर्ष यानी कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, सांस्कृतिक विलंबना, कल्चरल संस्कृति का प्रसार। तो ये किसका है, भारत में पश्चिमीकरण क्या है, संस्कृति का प्रसार है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृति का प्रसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है, यानी ग्लोबलाइजेशन का कौन सा काम है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, आतंकवादी गतिविधियां, ये तो हो ही नहीं सकता, बी कह रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं। फिर कह रहा है संस्कृति का बाजारीकरण, संस्कृति बिकने लगी, बाजारीकरण हो गया, नहीं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा बढ़ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। बस क्या हुआ, इंक्रीजिंग इन अर्बनाइजेशन, यानी गांव छूटते चले गए, शहरों की तरफ लोग भागते चले गए, अर्बनाइजेशन ज्यादा होने लगा, नगरीकरण, लोग अपने शहरीकरण यानी जिसको आप कह सकते हैं, इसका बढ़ोतरी ही ग्लोबलाइजेशन का एक असर है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द चेंज विच अकॉर्डिंग विद सोशल वैल्यू इट टर्म है, सामाजिक मूल्यों के अनुसार होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है स्टूडेंट, इसका आंसर मैंने बताया था कि सामाजिक परिवर्तन के हिसाब से जो होता है उसको प्रगति कहा जाता है। ठीक है,
मैंने बताया 4-5 क्वेश्चन स्टूडेंट रिपीटेड आ गए थे पिछले बार, ऐसा इस बार नहीं होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। किसने कथन दिया कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, यानी जो क्या हिस्ट्री ग्रेवयार्ड ऑफ एस्ट्रोक्रेसीज। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो लोग बड़े क्लास हैं, धनी वर्ग है, उसकी बात कर रहा है। तो हिस्ट्री किसका ग्रेवयार्ड है, धनी वर्ग का, कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। तो ये बी पैरेटो कहता है, ये बी पैरेटो ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हिस्ट्री ग्रेवयार्ड ऑफ एस्ट्रोक्रेसीज। एरिस्टोक्रेसीज का हिस्ट्री क्या है, ग्रेवयार्ड है। ये मतलब पूरी हिस्ट्री किसमें, अरिस्टोक्रास की जो धनी और कुलीन वर्ग हैं, इनकी पूरी हिस्ट्री, पूरा खानदान, ये लोग किसमें दफन है, इतिहास के पन्नों में ये लोग दफन है। तो ये सारी बातें। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से किसने शासकों की अभिजात की अवधारणा, यानी जो कह रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्निंग इलाइट, ये किसने दिया है। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्निंग इलाइट की बात करें स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे भी ये जो है ना, ये पूरी अभिजात की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्निंग इलाइट, ये बी पैरेटो का ही हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा स्टूडेंट, साथ ही में क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि आप यूपीएससी या जैसे भी तैयारी करें, तैयारी किसी से भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन को थोड़ा देखिएगा, क्योंकि जो बाजार में क्वेश्चन बैंक्स आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे आंसर गलत हो रहे हैं, ऐसा हमने खुद भी देखा। तो आपको बताएंगे कि थोड़ा उस पर आंख मूंद के उत्तर पर भरोसा नहीं करिएगा, थोड़ा किताब को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है, यानी कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो कह रहा है आर्थिक इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, तो औद्योगिकरण से आर्थिक अस्थिरता हो गई, नहीं। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हुआ, तो परिणाम नहीं है, हुआ। ठीक है, तो क्या नहीं परिणाम है, आर्थिक अस्थिरता आई, मतलब अब जो वो है वो तो हुआ ही हुआ, ये है इसका परिणाम। फिर कह रहा बड़े पैमाने पर उत्पादन, ये भी परिणाम है। बेरोजगारी में वृद्धि, और कह रहा है एकाकी परिवारों का विघटन, न्यूक्लियर फैमिली का विघटन। तो बेरोजगारी में मतलब वृद्धि हुई है, लेकिन एकाकी परिवारों का विघटन नहीं हुआ है। बाकी जो ऊपर तीनों काम है वो परिणाम है, जो लेकिन नीचे का चौथा ऑप्शन है वो उसका परिणाम नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप परिणाम नहीं और परिणाम है में अंतर होता है। तो ऊपर वाले जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी यानी आर्थिक अस्थिरता, बड़े पैमाने पर उत्पादन और बेरोजगारी में वृद्धि, ये हुआ है। और क्या नहीं है, लेकिन एकाकी परिवारों का विघटन नहीं हुआ है। ठीक है, इस बात को परिणाम नहीं है की बात बोल रहा है, औद्योगिकरण का परिणाम नहीं है पूछा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि आपको मैच कराना है। ठीक है, तो पहला एक से बी को, तो पहला थी, अब देखते हैं पहला क्या कह रहा है स्टूडेंट। पहला कह रहा है इसमें से कि चक्रीय, ठीक है, पहला कह रहा है कि थियरी और दूसरी तरफ प्रोपाउंडर, यानी कौन सिद्धांत दिया, उसके प्रतिपादक कौन है। तो देखिए चक्रीय, मैं आपको सीधे उत्तर बताते चाहूंगा, चक्रीय जो सिद्धांत है तो इसका सेरोकिन, ठीक है, जो साइक्लिक थियरी है वो किसकी है, ये आपने पहले ही पढ़ा। तो जो साइक्लिक थियरी स्टूडेंट दी गई है ये, ठीक है, जो साइक्लिक थियरी दी गई है तो इसकी बात करें तो ये सेरोकिन की हो जाती है। तो ये पहले का तीसरे पे चलेगा। रेखीय सिद्धांत किसका है, तो दूसरे का जो है ये स्पेंसर का है। और स्टूडेंट थर्ड वन की बात करें, अभिजात वर्ग यानी जो सर्कुलेशन ऑफ इलाइट होता है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये सिद्धांत दिया हमारे जो है तीसरे का जो चला जाएगा, ये जो है पैरेटो पे। ठीक है, तो अभिजात वर्ग तो तीसरे का पैरेटो पे चला गया। और चौथा का क्या हो गया, डी। अतिरिक्त मूल्य किसने दिया है, तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स का है। तो ये सारा आप देख लेंगे और आप याद रखेंगे किसका ऑप्शन, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विलेज इंडिया नाम की पुस्तक के लेखक कौन है। विलेज इंडिया नाम की पुस्तक, तो ये मैकिम मैरियट की है स्टूडेंट। इसका जो विलेज इंडिया की नाम की पुस्तक है, ये मैकिम मैरियट की है। ये ऑप्शन आपका राइट सही होगा, मैकिम मैरियट की पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकुलराइजेशन या प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, यानी सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में लौकिककरण की अवधारणा किसने दिया है। ठीक है, तो बात जब इसकी करते हैं स्टूडेंट, तो ये जो सिद्धांत है कि लौकिकरण की अवधारणा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में, ये एम.एन. श्रीनिवासन, ऑप्शन बी आपका राइट है, एम.एन. श्रीनिवासन। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवासन का ये है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिक विकास के कारण निम्नलिखित में किस नए वर्ग का प्रादुर्भाव है। देखिए ये भी क्वेश्चन बार बार कि कौन सा वर्ग उभर के सामने आया। तो ये मैंने बताया ना, 3-4 क्वेश्चन मैंने देखा स्टूडेंट इसमें रिपीटेड थे। तो ये जो कैपिटलिस्ट क्लास है, यही औद्योगिक विकास होने के कारण इसी का उद्भव हुआ, ये उभर कर सामने आया और इसने बने बनाए जो राजसी वर्ग थे उनको बहुत बड़ा टक्कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, यानी मॉडर्नाइजेशन से क्या संबंधित नहीं है, तर्कवाद, रैशनलिज्म, गतिशीलता, मानववाद और परिवारवाद। तो परिवारवाद आधुनिकरण का देन नहीं है भैया। परिवारवाद तो
हमेशा से किसका है, आधुनिकरण थोड़ी ना हुआ, ये तो पिछड़ेपन की निशानी है, ठीक है, कि परिवार में हमारा परिवार या परिवार मेरे राजा का बेटा राजा, ये कोई प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है, ये तो पुरानी दकियानूसी सिद्धांत है। अगला कह रहा है वैश्विक ग्राम की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले विद्वान कौन थे? तो वैश्विक ग्राम की अवधारणा यानी जो ग्लोबल कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज किसने दिया? तो मैक्लूहन। तो जो एम मैक्लूहन था उसने, जो ऑप्शन आपका बी कह रहा है ना, ध्यान से देखते हैं, ठीक है, हमारा बी सही रहेगा, ठीक है, एम मैक्लूहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेबलन को कहा जाता है? तो अब देखिए वेबलन जो वेबलन होता है ये अंग्रेजी का शब्द है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो वेबलन मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट, ठीक है। तो वेबलन मतलब होता है ये टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट यानी प्रौद्योगिक निर्धारणवादी। कई अंग्रेजी के शब्द और उनको डायरेक्ट दे दिया गया स्टूडेंट। तो अब आपको समय है स्टूडेंट, आपको अंग्रेजी नहीं आती है लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको उसके साथ सीखना है, अंग्रेजी के शब्दों को भी जानना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। देखिए अंग्रेजी का शब्द है, इसका मतलब हुआ वर्ग और वर्ग का संघर्ष, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी वर्ग और वर्ग का संग्रह जो है, सॉरी संघर्ष, वर्ग और वर्ग का संघर्ष किसमें, इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक सोसाइटी में। यानी इस पुस्तक का मैंने आपको हिंदी नाम बताया, तो ये अंग्रेजी पुस्तक का नाम है, अंग्रेजी में पुस्तक है और डायरेक्ट उसका अंग्रेजी नाम देके बोल रहा है कि क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉल्फ हेंडरलॉफ, ठीक है, जो ऑप्शन सी कह रहा है, रॉल्फ हेंडरलॉफ की ये बुक है, ठीक है। तो इस अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा कि उत्पादन के तरीके में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण है? तो देखिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि सोशल चेंज, ये भी शायद क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले ही हमने बताया कि ये हमेशा कार्ल मार्क्स ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है, उत्पादन के तरीके में जब परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन आता है, ये कार्ल मार्क्स का देन है, मतलब कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण की विशेषता है? तो आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण। देखिए इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटीग्रेशन जो होता है वही क्या है, आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण की बात जब हम करते हैं स्टूडेंट, तो यही क्या होता है, फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, कल्चरल डेवलपमेंट भी हो, तब जाके ग्लोबलाइजेशन होता है, जिसको वैश्वीकरण आप कहते हैं, तभी जाके होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लघु और बृहद परंपरा व्यवस्थित विवरण किसने प्रस्तुत किया, यानी सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन। लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, छोटे और बड़े, लघु और बृहद परंपरा का विस्तृत वर्णन किसने दिया? तो रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन ए जो है रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, इनका दिया हुआ एक कॉन्सेप्ट है। यूगेन सिंह के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, मैकियम मैरियट से आज क्वेश्चन आए थे। तो देखिए सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम राइटर के नाम जो ऑप्शन में दिए हुए ना, इनसे भी जुड़ी बातें को पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन इसी के आसपास, संस्कृतिकरण, ग्लोबलाइजेशन, इससे पक्का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स को इग्नोर नहीं करिएगा, यूगेन सिंह को इग्नोर नहीं करिएगा, मैकियम मैरियट को इग्नोर करके मत जाइएगा। इन लोगों का कॉन्सेप्ट, इन लोगों का चीजें, ये डीपी मुखर्जी को देख लीजिएगा, एम श्रीनिवास को देख लीजिएगा, ठीक है, वर्ग क्या है, कार्ल मार्क्स है, ठीक है, रॉल्फ डेंड्रॉफ को देख लीजिएगा। मतलब इन सारे लोगों को आप देख के जाएंगे ना, मैक्स वेबर को भी देख लीजिएगा, मैक्लूहम को देख लीजिएगा, ये जो 7-8 राइटर बता रहा हूं, इनसे रिलेटेड इनके वर्क पढ़ के जाएंगे तो आपके पेपर बड़े अच्छे होंगे। लास्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब अनेक लघु परंपराएं यानी जब बहुत सारी छोटी लिटिल ट्रेडिशन परंपरा का विकास में योगदान करती है, तब ये क्या कहलाता है? तो जब एक छोटी परंपरा एक नई उसमें डेवलपमेंट करती है तो ये क्या कहता है? यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकरण। यूनिवर्सलाइजेशन यानी जो चीजें चारों तरफ व्याप्त हो जाती हैं। तो लघु परंपरा किसी बृहद परंपरा के विकास में योगदान करती है, तो क्या होता है? यूनिवर्सलाइजेशन होता है। स्टूडेंट इसी तरह से हमने आपके लिए 40 क्वेश्चन के सीरीज को कवर किया हुआ है, और भी हमारे एग्जामिनेशन चल रहे हैं, इसलिए आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो नहीं आ पा रही है। कोशिश करना आपके एग्जाम से पहले हम लोग आपके लिए सारे वीडियोस को लेके आए। स्टूडेंट आप अपने फ्रेंड से को ये वीडियो शेयर करिएगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। साथ में हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, आप उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं। जैसे हमारे पास टाइम होगा हम आपका उत्तर देंगे, ठीक है। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, आपके पेपर के लिए आपको गुड लक। निम्नलिखित में से निम्न जनजातियों की परिस्थिति में होने वाला कौन सा परिवर्तन संस्कृतिकरण से संबंधित नहीं है? तो संस्कृताइजेशन से संबंधित कौन सा नहीं है? तो कह रहा है आर्थिक परिस्थिति में सुधार, सामाजिक परिस्थिति में सुधार, और यानी समाज इकोनॉमिक स्टेटस में सुधार, सोशल स्टेटस में सुधार, परंपरागत कर्मकांडों में वृद्धि यानी ट्रेडिशनल रिचुअल में इंक्रीजमेंट, और करा प्रमुख जातियों से व्यवहार को मान्यता।
तो सांस्कृतिक परिवर्तन की जब बात करते हैं तो इसमें आर्थिक चीजें उतना आर्थिक परिस्थिति में कि आप कितना आर्थिक रूप से सबल हो गए हैं, ये संस्कृतिकरण से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, ये तो आपका इकोनॉमिक स्टेटस है, तो आप संस्कृति से नहीं है, ये आपके विकास और डेवलपमेंट से जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन ये संस्कृति से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। प्रगति है, अब प्रगति प्रोग्रेस क्या है, तो प्रोग्रेस स्टूडेंट कह रहा है कि क्या है, नैतिक अवधारणा, साधारण अवधारणा या जटिल धारणा या नैतिक धारणा। तो नैतिक धारणा नहीं स्टूडेंट, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, जिसको जटिल अवधारणा या जटिल धारणा कह सकते हैं आप। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है इसमें स्टूडेंट, क्योंकि इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब कारण लिप्त होते हैं। तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर इसके अंदर जुड़े हुए होते हैं एक डेवलपमेंट के अंदर। तो ये एक जटिल अवधारणा है, जटिल धारणा है। ठीक है, बी। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट भी करिएगा, हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने उद्विकास को एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन माना है? यानी जो इवोल्यूशन होता है यानी उद्विकास, इसको एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन किसने माना है, ऐसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो आपका ऑप्शन ए लिख रहा है, आर्गबर्न एंड निम्कॉफ ने माना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका तीसरे का ए सही रहेगा, आर्गबर्न एंड निम्कॉफ। ठीक है, इसका ऑप्शन ए राइट होगा। तो स्टूडेंट आर्गबर्न और निम्कॉफ ने ये जो दोनों समाजशास्त्री थे, ये मानते थे कि जो विकास यानी जो उद्विकास यानी इवोल्यूशन होता है वो डायरेक्शनल होता है, एक निश्चित दिशा में चलता है और उसके एक डिफिनिट पैटर्न यानी उसका एक डिफिनिट तरीका होता है, पैटर्न होता है। ठीक है, एक दिशा में चलता है, उसका एक डिफिनिट पैटर्न होता है और जो समाज की में बदलाव और विकास से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं, सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक कारक नहीं है। तो क्या नहीं अवरोधक कारक, यानी क्या सामाजिक परिवर्तन को रोक नहीं रहा है? तो स्टूडेंट जड़ता यानी इनर्सिया, यानी आप परिवर्तन की तरफ चलना ही नहीं चाहते हैं, जहां पे है हम कहते हैं वैसे ही ठीक है, तो ये तो अवरोध नहीं करता है। जड़ता तो सामाजिक परिवर्तन को अवरोधक कारण नहीं, यानी अवरोध करने वाला कारण नहीं है। तो कह रहा है जड़ता ये है, अज्ञानता ये भी अवरोध करने वाला कारण है, तो दोनों सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है परंपरा के प्रति उदासीनता, परंपरा के प्रति उदासीनता, तो ये जो है ये अवरोधक कारण नहीं है। ठीक है, ये अवरोधक जो कारण नहीं है। ठीक है, अवरोधक कारण नहीं है, नॉट अ हिंडरिंग फैक्टर, यानी रोकने वाला कारण नहीं है। तो परंपरा के प्रति जो उदासीनता है ये सामाजिक परिवर्तन को ले आता है, उसको रोकता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, खाली स्थान के बाद पूछा है सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषता नहीं है स्टूडेंट्स? तो कह रहा है सामाजिक प्रकृति, सरल तत्व, असमान गति और स्वाभाविक। तो स्टूडेंट सरल जो तथ्य, जो सिंपल फैक्ट है, ये सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन हमेशा कठिन होता है, जटिल होता है, आसान तो बिल्कुल नहीं होता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका जो है वो विशेषता नहीं में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह संस्कृति जिसे हम न देख सकते न छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो स्टूडेंट इसको अभौतिक या अमूर्त संस्कृति कहते हैं। जो ऑप्शन बी है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, वो संस्कृति क्या कहलाएगी? नॉन मटेरियल कल्चर कहलाएगी। अब स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा, मटेरियल कल्चर एंड भौतिक संस्कृति में जैसे वो चीज़ें आती हैं जिसको आप छू सकते हैं, जैसे कोई विकास के जैसे विभिन्न टूल, जैसे कंप्यूटर हो गया, मशीन हो गई, ये सब छू सकते हैं। जैसे क्लॉथ हो गया, बड़ी बड़ी भवनें, डिजाइन, ये सब इनको छुआ जा सकता है। तो ये भौतिक संस्कृति के कारण है। अभौतिक में भाषा आती है, मान्यता आती है, विचार आते हैं। ठीक है, मान्यता आती है, परंपरा आती है। तो अभौतिक शासन है जिसको हम छू संस्कृति के जो वो कारण है, ये जो कारण जो मैंने बताया आपको कि जिसमें भाषा, मान्यता, परंपरा, ये सब जो है अभौतिक संस्कृति के उदाहरण है। तो ठीक है, तो अभौतिक संस्कृति हो जाएगी जिसको हम छू सकते हैं, सिर्फ इनको हम क्या कर सकते हैं? महसूस ही कर सकते हैं। भौतिक संस्कृति के जो उदाहरण है उनको, उससे ही आप समझ सकते हैं कि उनको छुआ जा सकता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन के लिए जनसंख्यात्मक कारक को उत्तरदायी ठहराया है, यानी डेमोग्राफिक फैक्टर, जनसंख्यात्मक कारक को बोला है। डेमोग्राफिक फैक्टर सोशल चेंज में किसने मतलब जो है जनसंख्यात्मक कारक को माना है कि ये सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? तो स्टूडेंट जब हम इसकी बात करते हैं तो ऑकबर्न और बेबर ने माना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जाएगा कि ऑकबर्न और बेबर ने ही जो है डेमोग्राफिक फैक्टर को सोशल डेवलपमेंट या सोशल चेंज के लिए इंपॉर्टेंट माना है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट मैं आपको ऑप्शन वहीं पे बताता हूं जहां पे जरूरत रहती है। अगला क्वेश्चन, चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया? यानी इसको देखिए स्टूडेंट, कहीं कहीं आपको नाम अंग्रेजी में भी याद रखने होंगे। तो थियरी ऑफ चैलेंज एंड रिस्पांस, तो चैलेंज एंड रिस्पांस की जो थियरी है इसको किसने दिया? डायरेक्ट ऐसे भी लिखेगा चैलेंज और रिस्पांस की थियरी, तो ये बिल्कुल आप याद रखेगा, टैनबी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, टैनबी जो था इसने आर्नोल्ड जे टैनबी इनका पूरा नाम है।
तो इन्होंने थियरी ऑफ चैलेंज एंड रिस्पॉन्स दिया था। ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है, ब्रिटिश इतिहासकार थे, और इन्होंने कहा था कि सोसाइटी में जो प्रोग्रेस होता है वो चैलेंज और रिस्पॉन्स, यानी जो चुनौतियां और उसके जो चुनौतियों को जो उत्तर मिलता है उससे होता है। ठीक है, तो चुनौतियों और उनके प्रति उत्तर से ही समाज का क्या होता है, प्रोग्रेस यानी विकास होता है। तो टैन बी आपका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको फास्ट लगता है तो आप वीडियो स्लो करके देखिएगा। हम टाइम बचाने के लिए वीडियोस को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, तो आप इसको स्लो कर लीजिएगा। ठीक है। वेबर ने विश्व के कितने धर्मों का अध्ययन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो वेबर ने विश्व के 5 धर्मों का अध्ययन, ऐसा पता चलता है 5 धर्मों का अध्ययन किया है। और वो 5 धर्म क्या क्या है? तो इसमें स्टूडेंट जुडाइज्म, तो जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और इस्लाम। तो हिंदू धर्म का अध्ययन किया है, इस्लाम धर्म का किया है, बुद्धिज्म का किया है, क्रिश्चियनिटी का किया है और जुडाइज्म का किया है। जुडाइज्म, JUDAISM, जुडाइज्म का अध्ययन किया है। तो 5 आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन पूछ देगा कौन सा नहीं अध्ययन किया, तो आप 5 के नाम लिख के याद करिएगा। छोटी छोटी बातें स्टूडेंट पेपर को अच्छा कराती हैं आपके। स्टूडेंट, साथ ही साथ आप महामैराथन चाहते हैं तो मुझे महामैराथन कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए एक महामैराथन रेडी कर दूंगा। प्रकृति प्रवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो प्रकृति प्रवरण का सिद्धांत की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये जो ठीक है, तो स्टूडेंट प्रकृति प्रवरण का ये जो सिद्धांत है, जिसको नेचुरल सिलेक्शन का हम सिद्धांत कहते हैं, इसको डार्विन ने अपनी पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, डार्विन की पुस्तक का क्या नाम है? डार्विन की पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों का उदय, 1859 में पुस्तक आई थी। इसमें उसने प्रकृति के प्रवरण का सिद्धांत, मानव के उदय का कैसे इंसान का ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ, इस सारी बातों को इसमें डार्विन ने किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं स्टूडेंट क्या कर रहा है। द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, देखिए ऐसे ही किताबों के नाम तो बिल्कुल अंग्रेजी में ही याद करके जाएगा। तो डिक्लाइन मतलब पतन होता है एक तरह से। तो वेस्ट का पतन या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टूडेंट, वेस्ट का पतन यानी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट नाम की पुस्तक ओसवाल्ड ने लिखी है। ठीक है, ओसवाल्ड की ये पुस्तक, ओसवाल्ड स्पेंगलर इनको कहते हैं, 60 में ओसवाल्ड भी मिलेगा आपको। तो स्पेंगलर ने ये पुस्तक 1918 में लिखी थी। ठीक है, 1918 में ये पुस्तक इनकी आई थी, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, विकास के कौन से स्तर पर मानव घटनाओं की व्याख्या उसके गुणों के आधार पर करता है, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके क्वालिटी पे करता है जो। ठीक है, तो कह रहा है ठीक है, डेवलपमेंट की व्याख्या उसके गुणों यानी जो है क्वालिटी पे करता है। तो स्टूडेंट, विकास के धार्मिक स्तर पे इंसान जो है चीजों की व्याख्या या इवेंट यानी घटनाओं की व्याख्या उसके गुणों के आधार पे करता है। तो ऑप्शन ए आपका होगा धार्मिक स्तर। और स्टूडेंट, कई लोगों को लगेगा वैज्ञानिक स्तर यानी साइंटिफिक एज पे, इस पे कारणों के ऊपर वो बात करता है कि क्या क्या कारण रहे होंगे वैज्ञानिक स्तर पे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आंतरिक वृद्धि आधार है, यानी इंटरनल ग्रोथ किसका आधार है? तो कह रहा है विकास का, क्रांति का, उद्विकास का। तो स्टूडेंट, जितना हमारे इंटरनल ग्रोथ होता है, जितना हमारा थॉट चेंज होता जाएगा, हम अलग अलग चीज़ों को के लिए, नए चीज़ों के लिए तत्पर होंगे, तो ये उद्विकास के का आधार होता है। ठीक है, विकास नहीं, उद्विकास आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। सामाजिक परिवर्तन का संबंध संस्कृति के किस पक्ष से है? तो स्टूडेंट, सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध होता है वो संस्कृति के भौतिक और अभौतिक दोनों पक्ष से होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ए एंड बी बोथ। ए एंड बी आपका राइट होगा कि कल्चर का सोशल चेंज होता है वो नॉन मटेरियल और मटेरियल दोनों एस्पेक्ट से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होता है, किस स्तर पे मानव को मछली पकड़ने और तीर धनुष की कला का ज्ञान था? यानी इंसान मछली पकड़ सकता था और तीर धनुष भी चला सकता था। तो स्टूडेंट, ये काल जो था ये असभ्यता का काल था। ठीक है, बार्बेरिज्म वाला पीरियड था। इस काल में मनुष्य जो है शिकार करने की कला उसके अंदर विकसित हो गई थी। वो अपने खाने पीने के लिए शिकार करना जानता था। ठीक है, तो ये माना जाता है कि यही सबसे ज्यादा ह्यूमन का स्टेज है जिसमें इंसान शिकार करना, अपने लिए भोजन जुटाना सीख गया था। ठीक है, और बाकी जो जंगलीपन है, ठीक है, तो ये अच्छा महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें ठीक है, तो बार्बेरिज्म में स्टूडेंट आपका असभ्यता में, और जो जंगलीपन में जो था स्टूडेंट, एक मिनट इसको अच्छे से समझ लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूज आप हो जा रहे हैं, मैं ही हो गया था, तो इसको समझ लेते हैं। तो असभ्यता जिसको बार्बेरिज्म कहते हैं, यही वो स्टेज था स्टूडेंट जिसमें इंसान क्या कर लेता था, वो इस स्टेज में जाके नए नए हथियार बनाने लगा था अपने शिकारी प्रवृत्ति को अंजाम देने के लिए, अपने खाने के लिए इंतजाम करने के लिए वो नए नए हथियार बनाता, पत्थर के हथियार, मतलब घिस के वो मछली पकड़ने और तीर धनुष की कला का उसको ज्ञान आप कह सकते था, जिससे वो अपने भोजन का इंतजाम करता था। वो योद्धा के लिए नहीं करता था, इस बात को आप समझिएगा।
तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कब हुआ था? अगला प्रश्न बोला हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर के जब हम जन्म की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये आपका इनका हो जाता है कि 1820, जो ऑप्शन सी आपका कह रहा है 1820 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इस तरह का भी, अब ईयर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है। तो 1820 जो ऑप्शन सी है वो आपका राइट आंसर है। 27 अप्रैल डर्बी इंग्लैंड में, 27 अप्रैल भी डेट से भी कंफ्यूज करेगा, क्योंकि अब एग्जाम में देख रहे हैं 27 28 अप्रैल ऐसे ऐसे आ रहा है। तो 27 अप्रैल डर्बी, इंग्लैंड के डर्बी नामक शहर में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास आधारित है, यानी सोशल इवोल्यूशन किस पे आधारित है? तो ये जो सोशल इवोल्यूशन है स्टूडेंट, ये इनका बात करता है आपके भौतिक विकास और प्राणी शास्त्रीय विकास के सिद्धांत पे। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट और जूलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ऑप्शन सी आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए कि भौतिक विकास के प्राणी शास्त्रीय विकास के सिद्धांत पे, भौतिक विकास और प्राणी शास्त्रीय विकास के सिद्धांत पे ये जो स्पेंसर का उद्विकास का मॉडल आधारित है। ठीक है, स्पेंसर के उद्विकास का मॉडल इसी पे आधारित है। किसका कथन है इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट भी होता है स्टूडेंट। तो ये कार्ल मार्क्स ने इसको कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा कार्ल मार्क्स। इन्होंने हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ अरिस्टोक्रेसीज कहा है, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, संस्कृति को भोगवादी विचारात्मक और आदर्शात्मक रूप में किसने निरूपित किया है? तो संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो सेरोकिन ने इसको जो है रिनोवेट, आइडेशनल और आइडियलिस्टिक, तीन पार्टों में क्या किया है, इसको अलग अलग टाइप में बताया है। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, सेरोकिन। ठीक है, सेरोकिन आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। थियरी ऑफ द लेजर क्लास, थियरी ऑफ द लेजर क्लास की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो थियरी ऑफ लेजर क्लास नाम की पुस्तक किसने मतलब थियरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक किसने लिखी है, नामक पुस्तक किसने लिखी हुई है? ठीक है, तो थियरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक आपका हो जाता है वेबलेन का। ठीक है, वेबलेन के पूरे नाम की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो इनका जो पूरा नाम था थॉस्टीन वेबलेन था। ठीक है, थॉस्टीन वेबलेन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? करा परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये तो ठीक कथन है, ये बहुत पॉपुलर है और सबसे सही कथन है। प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है। फिर नीचे देख लेते हैं, प्रगति एक ऐच्छिक परिवर्तन है, प्रोग्रेस इज अ डिजायर्ड चेंज, यानी प्रगति वो चीज है जो मतलब हम चाहें तो ही वो, मतलब जो इंसान चाहता है वही परिवर्तन प्रगति है, या प्रगति एक नैतिक धारणा है। तो स्टूडेंट ये दोनों तो ठीक लग रहा है, लेकिन प्रत्येक परिवर्तन प्रगति है ऐसा नहीं है। हर परिवर्तन जो होता है वो प्रगति नहीं होता है, क्योंकि जो प्रगति होता है वो ऐच्छिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, लेकिन बी आपका गलत है। साइलेंट वैली भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्टूडेंट साइलेंट वैली जो है, साइलेंट वैली जो है केरला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? साइलेंट वैली जो है वो केरला में स्थित है। ठीक है, इसमें जैव विविधता, अक्षुण्ण वन और शांत वातावरण के लिए अपना जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जैव विविधता और यहाँ पे मतलब बहुत सारे जानवरों के संरक्षण के लिए ये पॉपुलर है। ठीक है, और जानते हैं साइलेंट वैली को 1984 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। 1984 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है, ये भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे दुर्लभ और लुप्त प्राय पौधे और जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, जो लुप्त हो गए और कहीं नहीं है, बस यहीं पे है, तो केरल में है। नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा किसकी है? स्टूडेंट ये बड़ा अच्छा है, नेचुरल रिस्ट्रिक्शन की अवधारणा किसकी है, ऐसा पूछ रहा है। तो नेचुरल रिस्ट्रिक्शन की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये अवधारणा आपकी हो जाती है। ठीक है, तो ये अवधारणा माल्थस जो था आपका, ठीक है, माल्थस से जुड़ा हुआ है, इसने माल्थस का, ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये अवधारणा माल्थस की है। नेचुरल रिस्ट्रिक्शन यानी नैसर्गिक प्रतिबंध की अवधारणा माल्थस की है। जनसंख्या वृद्धि, इसने कहा था कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो खाद्य यानी खाद्य उत्पादन से अधिक तीव्र यानी और तेजी से होती है। ठीक है, और ये आप याद रखिएगा, तो माल्थस आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम देखते हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से विचारकों एवं सामाजिक परिवर्तनों के कारक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा मैच गलत है, यानी कौन किससे नहीं जुड़ा हुआ है और कौन सा गलत दिया हुआ है इसमें, ये हमको बताना है। तो स्टूडेंट ये जो बोल रहा है कि
आर्थिक कारण मार्क्स, यानी मार्क्स ने बताया ना कि इन्होंने संघर्ष का सिद्धांत भी जो है मार्क्स का है, ठीक है। जो क्लास संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल का सिद्धांत मार्क्स का है। तो ये आर्थिक संघर्ष बताएं बड़े क्लास और छोटे क्लास में, यानी अमीर वर्ग और गरीब वर्ग में हमेशा क्या होता है, जो संघर्ष चलता रहता है। प्रौद्योगिक कारक पैरेटो, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर कह रहा है पैरेटो, ठीक है। तो स्टूडेंट ये वाला थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आगे देख लेते हैं। जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक फैक्टर, जो आगे अभी ऊपर सिद्धांत था नैसर्गिक सिद्धांत, तो ये माल्थस का है, ये तो ठीक है। सांस्कृतिक कारण सेरोकिन का है, तो बिल्कुल सब सही है। बी वाला ऑप्शन जो है ये आपका गलत है, क्योंकि प्रौद्योगिक कारण की जब हम बात करते हैं तो ये इससे वेवलेन जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से वेवलेन जुड़ा हुआ है, ना कि पैरेटो। पैरेटो तो है कुलीन तंत्रों और शक्ति वितरण से जुड़ा हुआ है, शक्ति वितरण का, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन से पैरेटो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वेवलेन रहता तो ये भी मैच सही हो जाता। शारदा एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट जब शारदा एक्ट की बात करते हैं तो शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ है, 1929 में पारित हुआ है। और शारदा एक्ट के बारे में जो और भी बातें बताऊं स्टूडेंट, तो शारदा एक्ट जो है ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम था। जब कम उम्र में बच्चों की शादी हो रही थी तो सबसे पहले विवाह को लेकर ये पारित हुआ था 28 सितंबर 1929 में। 28 सितंबर, आज़ादी के पहले, आप समझ सकते हो। 28 सितंबर 1929 में हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से इसको लागू कराया गया था। और इसमें पहली बार लड़कियों के लिए शादी की उम्र 14 और लड़कों के लिए 18 निर्धारित की गई थी। नोट कर लीजिएगा, बाद में तो आप जानते हैं 21 हो गया है, ठीक है। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 18 हो गया। चिपको आंदोलन संबंधित है, तो स्टूडेंट चिपको आंदोलन संबंधित है उत्तराखंड से, ज्यादातर उत्तराखंड से संबंधित है। और इससे कौन कौन जुड़ा था, तो इससे आपको याद आ रहा होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा और इसमें प्रमुख थे, ठीक है। तो गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा इसमें प्रमुख व्यक्ति थे। 1973 में, 1700 कह रहा हूँ, 1973 में ये चमोली में शुरू हुआ था, उत्तराखंड के, ठीक है। तो 1973 चमोली में शुरू हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किए जाने, सॉरी फिर से पढ़ते हैं। ब्रह्म समाज द्वारा किया जाने वाला आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ब्रह्म समाज से कौन जुड़ा हुआ है, राजा राम मोहन राय। और ये किससे जुड़े हुए थे, ये सुधारवादी आंदोलन से जुड़े थे, जिसमें स्त्री विधवा विवाह, पुनर्विवाह भी शामिल था। बच्चों की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, ये सब से जुड़ा था। तो सुधारवादी आंदोलन से आपके राजा राम मोहन राय जुड़े हुए हैं। और ये ब्रह्म समाज द्वारा, और ब्रह्म समाज की भी स्थापना इन्होंने की थी, तो ये सुधारवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाज के अधिकांश सदस्यों को संज्ञान में आए बिना, ठीक है, ध्यान से इसको स्टूडेंट को देखेगा कि अधिकांश जो है, समाज के अधिकांश सदस्यों के संज्ञान में आए बिना सामाजिक परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो उस सामाजिक परिवर्तन को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, प्रच्छन्न परिवर्तन कहते हैं, लैटेंट चेंज। इसको हम क्या कहते हैं, लैटेंट चेंज, प्रच्छन्न परिवर्तन कहते हैं। प्रच्छन्न परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जो समाज में धीरे धीरे होता है और लोग इसको तुरंत महसूस नहीं कर पाते हैं, पर ये परिवर्तन बहुत गहरे स्तर के होते हैं और समाज की संरचना और मूल्यों को प्रभावित कर देते हैं। इनका लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये परिवर्तन अपनी जगह बना लेते हैं और समाज के लिए बड़े महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अगला प्रश्न, ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्टूडेंट ह्यूमन सोसाइटी जो है हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है, ठीक है। ये हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। स्टूडेंट स्पेंसर को और आकबर्न को, इनको बड़े ध्यान से पढ़ के जाएगा। स्पेंसर, आकबर्न, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डार्विन, कार्ल मार्क्स, सेरोकिन, इनको थोड़ा विचार को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो पेपर आपका बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा संबंधित है, तो सोशल इवोल्यूशन, थियरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन कौन दिया है स्टूडेंट, इसको आप तो मुंह पे आपको याद होगा, ठीक है। तो थियरी ऑफ, जब हम सोशल इवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये हर्बर्ट स्पेंसर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें हर्बर्ट स्पेंसर तो इसके मतलब फादर माने जाते हैं सोशल चेंज के, सोशल इवोल्यूशन के। इनके साथ साथ ईबी टेलर, मॉर्गन, ये भी जुड़े हुए हैं। ईबी टेलर और मॉर्गन भी इनके साथ जुड़े हुए थे सामाजिक उद्विकास में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछेगा कौन कौन संबंधित है, एक नाम नहीं रहेगा तो तीन नाम याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर, ईबी टेलर और मॉर्गन। और ये सारे लोग किससे जुड़े हुए हैं, ये सोशल इवोल्यूशन यानी सामाजिक उद्विकास से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन को प्रौद्योगिक कारणों को रेखांकित किया। तो अभी प्रौद्योगिक कारणों को मैंने पहले ही बताया, जहां मैच गलत दिया था, और प्रौद्योगिक कारण दिया है वेबलेन ने, ठीक है। प्रौद्योगिक, सामाजिक परिवर्तन का प्रौद्योगिक कारण वेबलेन का दिया हुआ है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। आर्थिक निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी। आर्थिक निश्चयवाद की अवधारणा की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये माल्थस का दिया हुआ है, सॉरी आर्थिक निश्चयवाद पूछ रहा है। तो आर्थिक निश्चयवाद जो है ये मार्क्स, हाँ मार्क्स, ठीक है। इन्होंने बताया था ना क्लास संघर्ष, आर्थिक कारणों की बात मार्क्स करता है। और ये अमीर और गरीब वर्ग में संघर्ष, ये अमीर और गरीब वर्ग में संघर्ष की बात भी कार्ल मार्क्स करता है। तो क्लास वर्ग संघर्ष और आर्थिक निश्चयवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स की है, इसको आप ध्यान दीजिएगा।
जनसंख्या पर प्रथम निबंध द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखा? तो जो स्टूडेंट जब प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो है माल्थस का लिखा हुआ है, ठीक है, ये माल्थस का लिखा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक माल्थस ने लिखी है, ठीक है, ये माल्थस का आपका हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने रॉबर्ट माल्थस ने द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में इन्होंने जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की सीमितता के बीच संबंध को एक्सप्लेन यानी समझाया था, एक्सप्लेन किया था। सांस्कृतिक विलंबना, ठीक है, यानी कल्चरल लैग, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है आपके पेपर के लिए भी। तो कल्चरल लैग की बात हो रहा है कि सांस्कृतिक विलंबना का प्रत्यय किसने दिया है? तो सांस्कृतिक विलंबना का प्रत्यय ऑकबर्न का है। मैंने बोला ना, ऑकबर्न को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत देखिएगा, कारण देखिएगा, ये सब चीजें देख के जाइएगा। विलियम एफ ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी थी और उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि जब तकनीकी परिवर्तन तेजी से होता है तो संस्कृति धीरे धीरे बदल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में तनाव और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सांस्कृतिक विलंबना में ये बातें अकबर ने कही थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है? निम्नलिखित सामाजिक परिवर्तन का यानी नॉट फॉर्म ऑफ सोशल चेंज, तो क्या नहीं है? करा विकास, प्रगति, प्रतिस्पर्धा, विकास। तो स्टूडेंट विकास नहीं, प्रतिस्पर्धा जो होता है, प्रतिस्पर्धा से परिवर्तन आता है, लेकिन ये परिवर्तन का स्वरूप नहीं है, ये परिवर्तन का कारण है, कारक है, ये कारक है, ना कि ये उसका स्वरूप है, ठीक है। तो ये कारक है, तो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन जो है वो सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है, ये कारक है उसका। विचारकों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा रेखीय सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है? रेखीय सामाजिक परिवर्तन से कौन सा संबंधित है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट जब इसको हम देखते हैं तो इसमें रेखीय सामाजिक परिवर्तन से कॉम्टे, स्पेंसर और मार्क्स जुड़े हुए हैं, जो ऑप्शन सी है। कॉम्टे, अगस्त कॉम्ट, जिसको कॉम्टे कहते हैं, कॉम्ट, और इसमें आपके स्पेंसर और मार्क्स जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। रेखीय धारणा से ये लोग जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संस्कृति को भौतिक और अभौतिक में वर्गीकृत किया है? जैसे मटेरियल और नॉन मटेरियल में किसने बांटा है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो मटेरियल और नॉन मटेरियल में अकबर ने बांटा है, ठीक है, अकबर, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, अकबर ने इसको बांटा हुआ है, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन से केवल हम उन्हीं परिवर्तनों को समझते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और प्रकार्यों में घटित होते हैं, ठीक है। तो ये बात जो आपका करता है, ये बात करने में सेरोकिन का बड़ा योगदान है, ये बातें सेरोकिन की ही है, ठीक है। तो इन्होंने ही सामाजिक परिवर्तन को कहता है कि सामाजिक परिवर्तन से बस हम उसी परिवर्तन को समझते हैं जो सामाजिक संगठन यानी समाज की संरचना और प्रकार्यों में क्या होते हैं, घटित होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, सेरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन मानता है कि जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है, यानी ज्योमेट्रिक रेशियो में होती है, जबकि वो खाद्यान्न उत्पादन गणितीय अनुपात में? तो जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न, दो चीज का जब आपको नाम आ जाए, तो मैंने पहले ही बताया था कि इन्होंने कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्यान्न उत्पादन से अधिक तेजी से होती है, और ये सारी बातें कौन कर रहा है, अगर आपको याद आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने आपको बताया था, मुझे याद है। तो ये बातें आपका जो कर रहा है ये माल्थस कर रहा है, ठीक है, माल्थस ने ये बातें की हैं। तो अगर थोड़ा सा भी याद रखेंगे, अगर आपको ये सिद्धांत नहीं याद आ रहा होगा, लेकिन कौन इन दोनों की बात किया, खाद्यान्न की और जनसंख्या की, तो माल्थस किया। जहां आपको दिख जाए दोनों में तुलना, तो आप माल्थस को आंख मूंद के टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? अब इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। वेवलेंथ का विलासी वर्ग, कह रहा है वेवलेंथ का विलासी वर्ग, ठीक है। और आपका अगला में कह रहा है मार्क्स का वर्ग संघर्ष, तो मैंने बताया क्लास स्ट्रगल वर्ग संघर्ष से तो मार्क्स जुड़ा हुआ, ये तो सही है। अब वेवलेंथ का विलासी वर्ग, वेवलेंथ का लेजर क्लास, पेरेटो का सांस्कृतिक विलंबना और सेरोकिन की सांस्कृतिक गतिशीलता, ये कह रहा है। तो पेरेटो की सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत के बारे में तो अभी हमने पहले बात कर ली। तो इस कल्चरल लैग, ठीक है, तो सांस्कृतिक विलंब का सिद्धांत किसका है, ऑकबर्न का है, किसका है, ऑकबर्न का है, ना कि पेरेटो का है। इस बात को याद रखिएगा। पेरेटो ने कुलीन वर्ग और शक्ति के वितरण पे ध्यान जोर दिया था, ये बातें मैंने पहले भी आपको बताई, अभी बता दे रहा हूँ। छोटी छोटी बातें स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, वीडियो फास्ट लगा स्लो करके देखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने कहा कि समाज धर्मशास्त्रीय और तात्विक तथा वैज्ञानिक अवस्थाओं से गुजरता है, यानी समाज जो है वो धर्मशास्त्री, तात्विक तथा वैज्ञानिक अवस्थाओं से होकर समाज गुजरता है, ये कथन किसका है? तो स्टूडेंट ये कथन मैक्स वेबर का है, ठीक है, मैक्स वेबर ने ये कथन कहा दिया था, ठीक है, मैक्स वेबर ने समाज के विकास को 3 चरणों में बांटा था, धर्मशास्त्री, तात्विक और वैज्ञानिक। तो यहाँ पे तात्विक की बात हो रही है, और इसको छोड़ के 2 वर्ग और बताए थे इन्होंने, तो धर्मशास्त्री और वैज्ञानिक। ये मैक्स वेबर ने 3 चरणों में समाज के विकास को बांटा था, याद रखिएगा, पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा। कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंधित है? अब मैंने बताया, देखिए, क्लास स्ट्रगल, वर्ग कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, इसी का नाम बदल बदल के देगा।
तो इसी को हम वर्ग संघर्ष, संघर्ष सिद्धांत, कार्ल मार्क्स इससे जुड़ा हुआ है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संघर्ष सिद्धांत से कार्ल मार्क्स जुड़े हैं। मार्गन के अनुसार यौन साम्यवाद परिवार के विकास का कौन सा स्तर है? यौन यानी जो करा डेवलप सेक्सुअल कम्युनिज्म है वो फैमिली डेवलपमेंट का कौन सा स्तर है, ऐसा ये पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट ये तीसरा चरण है। ये कौन सा चरण है? मार्गन के अनुसार ये कौन सा चरण है? मॉर्गन, ये तीसरा चरण है। ठीक है, ये तीसरा चरण है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि लुई हेनरी मॉर्गन ने परिवार के विकास को विभिन्न चरणों में बांटा था और एक चरण में लैंगिक साम्यवाद था, जिसे उन्होंने परिवार के विकास का तीसरा चरण माना था। ठीक है, इस चरण में समाज में लैंगिक संबंधों में अधिक स्वतंत्रता होती थी। तो ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा, तृतीय। मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण है। तो मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? क्लास स्ट्रगल, कह रहा कीमतों में वृद्धि, राजनीतिक व्यवस्था और वो। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? कार्ल मार्क्स क्लास वर्ग संघर्ष से जुड़े हुए हैं। तो आपका अब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्ग संघर्ष। निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है? जनसंचार, सामाजिक नियोजन, औद्योगिकरण या लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब जुड़े होने की हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये आपका जो है जनसंचार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मास कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्टूडेंट याद रखिएगा, 11 मई 1998 में भारत ने अपना सफल परमाणु प्रक्षेपण किया था, परीक्षण जिसको आप कहते हो वो किया था। पोखरण में सफल परमाणु प्रक्षेपण कर लिया था 11 मई 1998 को, और भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया। इसी के साथ 11 मई को भारत ने हंस 3 एयरक्राफ्ट का भी सफल परीक्षण किया था, मतलब अलग अलग तिथियों में, मतलब अलग वर्ष में, लेकिन तिथि यही थी। तो 11 मई को ही हंस एयरक्राफ्ट का भी सफल प्रक्षेपण और त्रिशूल मिसाइल भी का भी इसी तिथि को अलग अलग वर्षों में सफलतापूर्वक इसकी टेस्टिंग की गई थी। तो 11 मई बहुत खास दिवस है, इसीलिए 11 मई को जो है प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। किस प्रक्रिया के आधार पर किसी समुदाय की जाति की गतिशीलता नापी जाती है? जिस प्रक्रिया के आधार पर जो किसी कम्युनिटी की मोबिलिटी यानी गतिशीलता को मापी जाती है वो क्या कहलाता है? ऐसा ये पूछना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो आपको दिख रहा है कि संस्कृतिकरण, सामाजिक गतिशीलता जब नापी जाती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? संस्कृतिकरण कहलाता है। जिस प्रक्रिया के आधार पर नापी जाती है, संस्कृताइजेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सामाजिक गतिशीलता नापी जाती है कि समाज ने कितना प्रोग्रेस कर लिया है। अगला क्वेश्चन, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? एशियन ड्रामा पुस्तक की जब हम बात करते हैं तो गुरनार मिडल की ये पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। गुरनार मिडल आपका राइट आंसर होगा। गुरनार मिडल की ये पुस्तक आपकी कहलाती है। ठीक है, एशियन ड्रामा, और इस पुस्तक में उन्होंने एशियाई देशों में गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों की चर्चा की थी। आप इसका पब्लिकेशन ईयर भी, डेट भी देख लीजिएगा। 49 वाला क्वेश्चन, अब हम लास्ट की तरफ बढ़ चले हैं स्टूडेंट। अगर आपको एक महामैराथन लेक्चर चाहिए होगा तो आप हमें महामैराथन करके कमेंट करिएगा। आपके लाइक और कमेंट से ही पता चलेगा कि हमको महामैराथन लाना है कि नहीं लाना है। जैविक उद्विकास की अवधारणा संबंधित है। जैविक उद्विकास यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात कर रहा है। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात होगी तो उससे जुड़ा हुआ कौन है? डार्विन है। तो डार्विन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो बहुत प्रमुख पुस्तक है, 1859 में आई थी, इसका बड़ा योगदान है। इसी में वो जैविक उद्विकास की भी बात करते हैं। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है? यानी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण बोले तो ग्लोबलाइजेशन का परिणाम क्या है? तो नगरीकरण में वृद्धि। क्या है? नगरीकरण में वृद्धि। आतंकवादी गतिविधियों से ग्लोबलाइजेशन नहीं होता है, संस्कृति का बाजारीकरण से भी नहीं होता है, और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से नहीं होता है। तो बस ऑप्शन आपका ए राइट है। तो आपका ऑप्शन ए राइट है। इसलिए इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, नगरीकरण में वृद्धि से वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है वो बढ़ती है, होती है। तो स्टूडेंट इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके लिए कवर कर दिया है। आशा करता हूँ वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।